नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के जो शेखावटी मिशन द्वारा एक मॉडल पेपर साथ में जारी किया गया था, उस मॉडल पेपर का हल आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में से आपके लगभग 40% क्वेश्चन सेम बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों के हल देखकर जाइए, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस माध्यमिक परीक्षा 2024 मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। इससे पहले मॉडल प्रश्न पत्र 1 का भी वीडियो आगे अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है, जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। विषय हिंदी साहित्य, पूर्णांक 80 नंबर का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए, उस निर्देशों का आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है कि आपको अपने प्रश्न पत्र रोल नंबर लिखने होंगे। इसी के साथ अन्य भी आप निर्देश आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आपके सबसे पहले खंड अ है, जिसमें निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। यानी कि आपके अवसर वाले सवाल है, कुल 12 सवाल है, सभी एक एक नंबर के सवाल होने वाले हैं। यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद की किस रचना से लिया गया है? गोदान, क्रमभूमि, रंगभूमि या निर्मला? तो सूरदास की झोंपड़ी और प्रेमचंद के रंगभूमि रचना से लिया गया है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल है, निराला ने अपनी पुत्री की तुलना किससे की है? शकुंतला से, राधा से, रुक्मणी से या सीता से? तो निराला जी ने अपनी पुत्री थी उसकी तुलना शकुंतला से की है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तो निराला जी की पुत्री का नाम क्या था? तो निराला जी की पुत्री का नाम सरोज था। इसके बाद अगला है कि मैं जानो निजनाथ सुबाहु पंक्ति में निजनाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए, राम के लिए, मुनि वशिष्ठ के लिए, सीता के लिए? तो निजनाथ है शब्द है वो राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन ब राम आएगा। इसके बाद अगला है, संवंदिया कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, संदरदर शर्मा, गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु और भीष्म सानी? तो संवंदिया कहानी के लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता में पाठ किस विधा में लिखा गया है? निबंध, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत? तो ये यात्रा वृत्तांत में लिखा गया, ये एक यात्रा का हिस्सा है। इसके बाद अगला है कि समाचार लेखन में कक्कारों की संख्या होती है 5, 7, 6 या 4? तो समाचार लेखन में कक्कारों की संख्या 6 होती है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि संवाददाताओं के बीच जब काम का विभाजन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीट, रिपोर्ट, विशेष रिपोर्टिंग या नोट? तो संवाददाताओं के बीच जब काम का विभाजन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे बीट कहते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किससे दृश्य सर्वे काव्य की संज्ञा दी गई? दोनों ही दृश्य और सर्वे होने चाहिए। कहानी, नाटक, रेडियो या समाचार पत्र? तो इसमें आपके नाटक होगा, जिसमें दृश्य और सर्वे दोनों ही माध्यम जिसकी संख्या दी गई है, इसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा, नाटक। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक, संवाद, पात्र या कल्पना? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बिस्कोर की माटी पाठ में किस गांव का चित्रण किया गया है? नंगातलाई, अमजर, सिंगरौली या बनारस? तो बिस्कोर की माटी पाठ में नंगातलाई गांव का चित्रण किया गया है, इसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? व्यवस्था का, शक्ति का, प्रजातंत्र का या पूंजीपति वर्ग का? तो लघु कथा शेर है, उसमें शेर है वो व्यवस्था का प्रतीक है, इसमें आपके शासन व्यवस्था भी आ सकता है। इसके बाद अगला है, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, शिप्रा, संबल या गंगा? तो ओंकारेश्वर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी। यहाँ पर आपको कुल 6 रिक्त स्थान दिए गए, सभी एक एक नंबर की रिक्त स्थान होने वाली, इसकी आपको पूर्ति करनी होगी। पहले है कि श्रृंगार रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, तो इसमें आपके माधुर्य गुण आएगा। यहाँ पर आप माधुर्य गुण लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप माधुर्य गुण लिख दीजिए, यहाँ पर आएगा माधुर्य गुण। इसके बाद अगला है कि हरिगीति का छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीति का छंद है उसमें प्रत्येक क्षण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 पर यति होती है, तो यहाँ पर आपको 28 मात्राएं लिखनी होगी। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, पुष्प पराग से रंगकर भ्रमर गुंजारता है पंक्ति में दोष है, इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें अधिक पदतव दोष है, यहाँ पर आपके आएगा अधिक पदतव दोष। इसके बाद अगला है कि दौलत इंद्र समान बढ़ी पे गुमान को नेक गुमान न आयो पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आएगा, तो यहाँ पर आप अतिशयोक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि रोला व उलाला संध के योग से कौन सा संध बनता है? तो रोला व उलाला संध के योग से सप्पय संध बनता है, तो यहाँ पर आपके सप्पय आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे लिखना होगा आपको। इसके बाद अगला है,
जहाँ अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपके अन्योक्ति आएगा, अन्योक्ति अलंकार। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पर पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए पूरा। मानव जीवन का सर्वतोन्मुखी विकासी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। इसी प्रकार यहाँ पर पूरा आप गद्यांश पढ़ लीजिए। इसके बाद पहला सवाल है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको पहले लाइन में पता कर लग गया है कि शिक्षा का उद्देश्य है मानव जीवन का सर्वतोन्मुखी विकासी शिक्षा का उद्देश्य। तो ये लाइन आपको पहले क्वेश्चन में लिखनी होगी। इसके बाद दूसरा सवाल है कि शिक्षा किन शक्तियों का उद्घाटन करती है। तो यहाँ पर इसका भी आपको पहली लाइन में आंसर मिल गया है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व में जो अंतर्निहित शक्तियाँ रहती है शिक्षा उन्हीं का उद्घाटन करती है। तो यहाँ पर आपके ये आएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक मानव की प्रगति का श्रेय किसे जाता है। तो इसको भी आप जब पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर है आप देख सकते हैं इसका श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आएगा मनुष्य की ज्ञान चेतना। इसके बाद अगला है कि विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है कैसे। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य में ज्ञान चेतना का उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा। तो इस गद्यांश शीर्षक है शिक्षा के उद्देश्य या शिक्षा का मानव जीवन में महत्व। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है मनुष्य का जीवन पशु तुल्य कब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का आंसर देना है। इसमें भी आपको कुल 7 सवाल पूछे गए हैं। पहले आपको पद्यांश को पढ़ लीजिए। इसके बाद कुल 7 सवाल पूछे गए हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। तो इसको आप खुद कर लीजिए क्योंकि अब फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। तो बिना फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। इसके बाद खंड 2 है जिसके आंसर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से आराम से मिल जाएंगे। तो इसके आंसर आप पाठ्य पुस्तक से आराम से प्राप्त कर सकेंगे और आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। इसके साथ आपका टाइम भी खराब नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में आपको लिखने होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखना है, घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो इसमें ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट, आपको दोनों ही याद करने होंगे, रामचंद्र शुक्ल का और घनानंद का। इसके बाद मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। संवंध्या की विशेषताएं बतानी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवंध्या की विशेषता वाला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा, फीसर क्या है समझाइए। पत्रकार कितने प्रकार के नाम लिखते हुए स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पत्रकार वाला कविता के प्रमुख तत्वों का नामोल्लेख करते हुए कविता के में बिंब प्रदान को समझाइए। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल सही मधुर बोल सर्वत्व नहीं सुनल श्रुति पथ प्रश्न गैल पंक्ति का आपको अस्य स्पष्ट करना होगा। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अज्ञेय की कविता मैंने देखा एक बूंद का मूल भाव लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सूरदास जमा दंश से कौन कौन से कार्य करना चाहता था, विश्वनाथ दूध कटा हो गए पंक्ति का अस्य स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं खंड 6 है जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है 3-3 नंबर वाले। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत होती है कैसे। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा कुटज क्या केवल जी रहा है लेखक, ये प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों की पर टिप्पणी की है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं विरह ससान भवेतन चाड़ा का भवार लिखते हुए पोष महीने में विरहणी नायिका की मनोदशा का चित्रण कीजिए। अथवा भरत राम प्रेम कविता के आधार पर राम की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट कीजिए या स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। आपको सूरदास की चारित्रिक विशेषता याद कर लेनी होगी क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद अथवा में लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ जड़ सभ्यता क्यों कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद खंड 10 वाले सवाल हैं जिसमें निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पाठ्य पुस्तक में से है तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, या पद्यांश देख सकते हैं। इसके अथवा में भी पद्यांश, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद लास्ट सवाल है 22वां जिसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखने होंगे, वो भी 400 शब्दों में निम्न लिखना है। आतंकवाद एक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नई शिक्षा नीति, पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती, सोशल मीडिया के प्रभाव। तो इसमें आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली और नई शिक्षा नीति याद कर सकते हैं और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये दो इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में भी आने की संभावना है। इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे।
और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।